रात के 9 बज रहे थे। शहर की चहल पहल से दूर एक सुनसान सी जगह शमशान भूमि पर रंजन बैठा हुआ था। उसके सामने ही एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था, जिसके आसपास उसने हल्दी, सिंदूर और राख से एक रेखा खींचा हुआ था। उस बॉक्स को देखते हुए वो अपने मुंह में कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। तेज ठंडी हवाएं उसके शरीर में अजीब सी कंपन पैदा कर रही थी। बार बार वहां से कोई कुत्ता गुजरता तो उसको बैठा देख उस पर भौंकने लगता, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपने काम को अंजाम देने पर था। आज 40 रातें पूरी हो चुकी है, आज तुमको आना ही पड़ेगा। तभी उसने देखा कि वो बक्सा अपने आप खुल गया और उसके अंदर काफी रोशनी उज्जवल हुई। ये देखकर रंजन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो पूरी लगन के साथ मंत्रों का जाप करने लगा। देखते ही देखते उस बॉक्स से निकलती रोशनी बहुत तेज हो गई और रंजन की आंखें चौंधी आ गई। उसको अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और अपनी आंखों पर हाथ ढककर सामने क्या हो रहा है देखने की कोशिश कर रहा था। किन्नरी, क्या ये तुम हो? तभी अचानक से वो रोशनी कम हुई। उसने देखा कि उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी है। काली साड़ी से चमकता हुआ गोरा बदन रंजन के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। रंजन, दूर क्यों बैठे हो? मेरे पास नहीं आओगे? तभी रंजन अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने देखा कि उस बॉक्स का ढक्कन अपने आप बंद हो गया और वो एक सामान्य बक्से जैसा दिखने लगा। किन्नरी उसके करीब आई और कसकर रंजन को गले लगा लिया। रंजन का दिल धड़क रहा था और आंखों में अजीब सी चमक थी। पहली बार उसने किसी लड़की को गले लगाया था। मैंने आखिर किन्नरी को सिद्ध कर ही लिया। किन्नरी भी कसकर लिपटी हुई थी। उसकी आंखें नीली होकर चमक रही थी, जो कि आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। रंजन की आंखों में वही दृश्य घूम रहा था जो आज से 45 दिन पहले गुजरा था। एक चाय की टपरी पर रंजन और 2 दोस्त महेश और रोनित के साथ बैठा चाय पी रहा था। क्या बताऊं यार रंजन, जब से शादी हुई है लाइफ जन्नत बन गई है कसम से। अभी तो शुरुआत है बेटा, आगे आगे देख क्या होता है। लगता है तुम दोनों जल रहे हो। हम क्यों जलेंगे भला? क्या हमारी शादी नहीं होगी? यह सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला अरे यार रंजन, इस रोनित को तो मुझे शादी के आसार दिख रहे हैं, लेकिन तेरी शादी होना लगभग नामुमकिन है। तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? ठीक ही तो कह रहे हैं यार, तेरे पास किराए का घर है, मेहनत मजदूरी करके तू बड़ी मुश्किल से अपना खर्च उठा पाता है। तुझ जैसे से शादी करके कौन लड़की अपनी इच्छाओं का गला घोटेगी? ये कहकर वो दोनों हंस पड़े और रंजन गुस्से में खड़ा होकर बोला, मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा, तुम दोनों देखते रह जाओगे। इतनी खूबसूरत होगी जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह सुनकर उन दोनों ने एक बार एक दूसरे का मुंह देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़े। रंजन गुस्से में आग बबूला होकर अपने घर को लौट ही रहा था कि उसको रास्ते में एक तांत्रिक मिला। रुक जा रंजन। रंजन बहुत ही गुस्से में था, लेकिन अपना नाम एक अनजान आदमी के मुंह से सुनकर वो रुक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? जैसी तुम चाहते हो तुमको वैसी ही बीवी मिलेगी, मेरे साथ आओ। वो तांत्रिक एक शमशान की तरफ चल दिया। शमशान के पास ही उसकी एक कुटिया थी। उसके अंदर जाते ही रंजन को लकड़ी का एक बक्सा दिखाया, जिसको खोलने का ढक्कन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखो, ये है किन्नरी साधना यंत्र। यंत्र? किन्नरी? आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। किन्नरी बहुत ही खूबसूरत और सुडौल शरीर वाली होती है। जब देवलोक आया था तो देवताओं ने किन्नरियों को अपने मनोरंजन के लिए अपने मन की शक्ति से बनाया था। मन की शक्ति? हाँ, मतलब जैसी तुम सोचोगे वो उसी रूप में सिद्ध होकर तुम्हारे सामने होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? यकीन नहीं तो करके देख लो। इस सिद्ध को करने के लिए उम्र 18 की होनी चाहिए और यह सिद्धि 40 रातों की होती है, इसलिए मैं इसको नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझसे यह सिद्धि क्यों करवाना चाहते हैं तो? यह सुनकर तांत्रिक उसके करीब आया
किन्नरी सिद्ध होने के 40 दिनों बाद तुमको एक वरदान मांगने की अनुमति देती है। जब वो दिन आएगा तो तुम वरदान में उससे मेरे लिए उसकी आधी शक्तियां मांगोगे। रंजन को समझ आ गया कि इसके पीछे तांत्रिक का क्या लालच छिपा है। फिर भी उसको खूबसूरत बीबी की ख्वाहिश थी, तो वो यह सिद्धि करने को तैयार हो गया। और 40 रातों तक सिद्धि करने के बाद आज किन्नरी उसकी बाहों में थी। आज से तुम्हारा नाम निशा होगा। आओ चलो घर चलते हैं। रंजन किन्नरी को अपने घर ले आया और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। रंजन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश सिर्फ 40 रातों के अंदर कैसे पूरी हो गई। अगली शाम महेश और रोनित उसी चाय की टपरी पर बैठे थे। चाय की एक घूंट भरकर महेश बोला, यार मुझे लगता है कि हमें अब खुद जाकर रंजन से मिल लेना चाहिए। वो तो उस दिन से हमें नजर ही नहीं आया। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इनके पास रंजन आया, जिसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। अरे रंजन, तू आज तो हम तेरे पास ही आने वाले थे। आजा बैठना। बैठने का समय नहीं है, आओ मेरे घर चलो, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह सुनकर वो दोनों भी मन में कई सवाल लिए उसके साथ चल दिए। जब वो दोनों रंजन के घर पहुंचे और उन्होंने किन्नरी को देखा तो दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या कहा था तुम लोगों ने? मेरी शादी कभी नहीं होगी। देखो ये मेरी बीबी निशा। वो दोनों चुपचाप किन्नरी को निहार रहे थे। उसकी खूबसूरती और सुडौल शरीर को देखकर उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अरे कुछ तो बोलो तुम लोग, ऐसे भूत बने क्यों खड़े हो? यार क्या बताएं, तेरी खुशी देखकर हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे बर्ताव करें। नमस्ते भाभी जी। दोनों ने उसको नमस्ते किया तो जवाब में किन्नरी ने भी उनको नमस्ते किया। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किन्नरी से क्या बात करे। वो भी हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लिए उन दोनों को देख रही थी। देख लिया तुम लोगों ने मेरी बीवी को, अब चलो बाहर चलकर टपरी पर चाय पीते हैं। टपरी पर क्यों यार, आज तो भाभी जी के हाथ की बनी चाय पिलवा दे। हाँ सही कहा, पहली बार घर आए हैं भाभी जी, आप हमें चाय भी नहीं देंगे क्या? इस पर किन्नरी कुछ बोल पाती, इससे पहले ही रंजन उठा और उसने उन दोनों को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। साला कमीना, शादी क्या हो गई, एकदम बदल ही गया। चल अब मूड खराब हो गया, कल मिलते हैं। यह कहकर महेश तो वहां से चला गया, लेकिन रोनित के दिल में कुछ अलग ही तरह की भावनाएं जाग उठी थी। मुझे तो लग रहा है कि निशा उससे खुश नहीं है। शादी की जरूर कोई मजबूरी रही होगी, तभी तो मुझे कितना घूर घूर कर देख रही थी। वो वहीं घर के आसपास ही एक जगह रुककर आधी रात होने का इंतजार करने लगा। इस तरफ रंजन किन्नरी के साथ खूबसूरत लम्हे बिता रहा था। रात के तकरीबन 3 बजे रंजन सो चुका था और किन्नरी अभी भी जागी हुई उसके सर को सहला रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो चेहरे पर बिना किसी खौफ के मुस्कान लिए कमरे से निकली। उसने देखा कि हॉल में रोनित खड़ा हुआ है। देखो प्लीज शोर मत मचाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए, क्या कहना है? वो रंजन तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उसे छोड़कर मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर वो चेहरे पर मुस्कान लिए बड़े ही शांत भाव के साथ उसके करीब चली गई। वो उसकी आंखों में देख ही रही थी कि तभी रोनित की चीख निकलकर रंजन के कानों तक पहुंची। ये कौन चिल्लाया और ये निशा कहाँ है? यह कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकला। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और उसने नीचे देखा। उसकी रूह कांप उठी ये देखकर कि उसका पैर किसी इंसानी दिल से टकराया था। वहां खून भी काफी फैला हुआ था, साथ साथ ही उसको किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज भी आ रही थी। वो तेजी से उस आवाज की तरफ भागा और सामने का मंजर देखकर उसका दिल दहल उठा। किन्नरी जमीन पर बैठी थी और रोनित के सीने से मांस नोच नोच कर खा रही थी। उसके चेहरे पर चारों ओर खून लगा हुआ था। उसने एक बार रंजन को देखकर भयानक मुस्कान दी और फिर से उसका मांस खाने में लग गई। मैंने तो तुमको अपनी बीवी बनाने के लिए सिद्ध किया था, तुम तो डायन निकली। अब मैं तुमको वापस भेज दूंगा। ऐसा कहकर वो फिर से वही बक्सा निकाल कर लाया और फिर उसको जमीन पर रखकर इंतजार करने लगा। नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। वो भागकर रंजन के पास आई
उसने रंजन का गला पकड़ा और कुछ मंत्र बुदबुदाया। तभी एक ही झटके में रंजन और किन्नरी दोनों धुआं बनकर उस बक्से के अंदर समा गए और वो बक्सा अपने आप बंद हो गया। उस दिन के बाद रंजन का कुछ पता नहीं चला। 40 दिन पूरे होने पर वही तांत्रिक रंजन के घर आया और इस बक्से को अपने साथ लेकर रहस्यमयी तरह से मुस्कुराते हुए वापस शमशान की तरफ चल दिया।